अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि अवाम को मायूसी के अंधेरों से रोशनी का सफर दिखाना है। हमारे जो अक्सर एमपीए एमएनए के उम्मीदवार है उनका क्राइटेरिया टिकट का ये है कि वो लोग हैं जो कि खिदमत के जज्बे से हैं, जेनुअनली खिदमत के जज्बे, और पहले उन्होंने कुछ ना कुछ अपना उनका बैकग्राउंड है, वो काम करते हैं, फिर जमात उनको चूज करती है, फिर उनको इलेक्शन में उन्होंने उतारा। मेरा मकसद वोट नहीं है खाली, हमारी जमात का मेरा मकसद है अवाम को सियासी शऊर देना, उनको अपने वोट की पावर को उनको बावर कराना। वोट के जरिए तब्दीली आनी चाहिए। हमारी तो उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंशाल्लाह अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे तो मुल्क में तब्दीली भी आएगी, अवाम को शोर भी। रेनबो फ्लैग वाले किस डंडे को लेके जा रहे हैं? ट्रांसजेंडर बिल के पीछे क्या है, मतलब देखना पड़ेगा ना चीजों को। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल है ना वो मुआशी नहीं है, कि नजरियाती है। अगर एक बंदे का विजन नहीं क्लियर, इसमें इब्ने खल्दून कहता है ना कि कोई भी कौम या मुल्क नजरिए के बगैर पनप नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो ये बिजनेस बन चुका हुआ है ना, सियासत के इन्वेस्ट करना है, व्हाइट कलर क्राइम करना है, पकड़ा भी नहीं जाने, सीधे तो नहीं मिलनी इसकी। वो सिंपल तो उसका यही है कि भाई ये भाई के सासे क्या थे, आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है। कोई भी ऐसी जमात नहीं है कि जो कह सके जी मैंने ये किया था, जी मैं ये किया था। अगर उन्होंने किया था यार हुकूमत के खर्चे से किया था। मेरी पूरी पीपी में अल्हम्दुलिल्लाह 2 सस्ती सब्जी की रेहड़ियां चल रही हैं जनाब, 5 6 डिस्पेंसरियां चल रही हैं, 9 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं। हम हर माह 2 3 मेडिकल कैंप लगाते हैं, कई मतलब इसके अलावा भी काफी मंसूबे हैं। ये कल्चर नहीं है हमारे। खिदमत की सियासत किसको कहते हैं? हमारी क्यादत का ये क्राइटेरिया कि ये काम करोगे, अगर तुम्हारा इसमें हिस्ट्री होगी तो फिर तुम्हें टिकट मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। और आज हमारे दरमियान मौजूद है एक नौजवान शख्सियत, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पीपी 174 के उम्मीदवार जनाब नासिर घुमान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप अच्छा खासा सोशल वेलफेयर का काम कर रहे थे, आपने सियासत में आने का क्यों सोचा, और अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने सियासी सफर के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि सियासत जो मरकजी मुस्लिम लीग करेगी इंशाल्लाह, वो हम हमारा जो मोटो है, हमारा मैनिफेस्टो है, उसको लेकर हम चल रहे हैं आगे, कि मायूसी के अंधेरों से रोशनी का सफर। तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, आम आदमी को इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं मिडिल क्लास को ये अक्सर कहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, हम कहाँ जाएंगे? ये तो हुकूमत करते हैं, ये तो इस मुल्क में कमाने के लिए आते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो जब तक आम आदमी इस मुल्क की सियासत की बागडोर नहीं संभाल लेगा, इसकी पेन नहीं लेगा, ये मुल्क का अपना जो ट्रैक है उसके ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन पिछले 77 सालों के अंदर यही नारा बार बार बेचा गया और अभी तक ये पॉपुलर स्लोगन है। जबकि एक ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना का नाम लेते थे, उनकी कैबिनेट के अंदर 75% से ज्यादा वो लोग थे जो एचिसन स्कूल से पढ़े थे या कराची ग्रामर से पढ़े थे। तो आप समझते हैं कि ये नारा अभी भी बिक जाएगा? देखिए ये सियासत जो है ना, ये कहने की हद तक तो ये लोग कहते थे कि ये हम खिदमत की सियासत करते हैं, ये खिदमत के लिए आते हैं, ये अवाम के लिए आते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि ऐसा है, इन सब के असासे बाहर हैं, चाहे कोई भी हो। इमरान खान के साथ जो टीम थी वो कहाँ से है, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? तो हमारा जो मेन चीज़ है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो ताजर है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो रियल सिविल सोसाइटी है, वो नहीं कि जो पेड है। समझ रहे मेरी बात को? जी जी। तो हमारे जो अक्सर एमपीए एमएनए के उम्मीदवार है उनका क्राइटेरिया टिकट का ये है कि वो लोग हैं जो कि खिदमत के जज्बे से हैं, जेनुअनली खिदमत के जज्बे, और पहले उन्होंने कुछ ना कुछ अपना उनका बैकग्राउंड है, वो काम करते हैं, फिर जमात उनको चूज करती है, फिर उनको इलेक्शन में उन्होंने उतारा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। सर चूंकि अब इलेक्शन अपने दूसरे फेज के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया कि इलेक्शन के बारे में शक व शुबात ना फैलाए जाएं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इस दिस इलेक्शन ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान? क्या ये होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम दे सकेगा? जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत पे यकीन रखती है। हम ये समझते हैं कि जितनी मर्जी भी अच्छी आमरीत हो, जमहूरियत बदतरीन भी उससे बेहतर है। और ये पॉलिटिक प्रोसेस जो है ना, ये चलता रहना चाहिए, वोट के जरिए तब्दीली आनी चाहिए। हमारी तो उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंशाल्लाह अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे तो मुल्क में तब्दीली भी आएगी, अवाम को शोर भी चल आएगा और बेहतरी आएगी। जी। सर आपने बड़ी बहादुरी के साथ आमरीत की और जमहूरियत की बात की, तो जी। इसी से मेरे माइंड के अंदर सवाल आया। आप क्या समझते हैं कि पिछले 77 सालों के अंदर हम आइन के तकद्दुस को ग्लैमराइज नहीं कर सके?
हम लोगों को ये बात बावर नहीं करवा सके कि आइन की अहमियत क्या है। और हम ये लोगों को अब भी बताते हुए हेजिटेट करते हैं कि जब ये कायदे आजम का पाकिस्तान टूटा तो उस वक्त इस मुल्क में कोई आइन नहीं था, क्योंकि आइन को सस्पेंड कर दिया गया था। क्या आप समझते हैं कि आइन की ग्लैमराइजेशन इस वजह, तकद्दुस की ग्लैमराइजेशन इस वजह से नहीं हो सकी कि फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि 4 दफा इस मुल्क का आइन किसने तोड़ा था? जी, आप जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कायद ने जब ये मुल्क बनाया, जहाँ मुल्क मार्ज वजूद में आया, बदकिस्मती ये है कि जो लोग पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे, जिनकी दिलों की धड़कनें अवाम के साथ नहीं धड़कती थी और उनका अवाम के मसाइल के साथ तल्लुक भी नहीं था, वो हुक्मरानी पे आ गए, वो साहिब इक़्तिदार बन गए और वो उन्होंने जनाब जो भी अदारे थे साहिब मुक़्तदरों के साथ मिलके इसको बागडोर को संभाल लिया और अवाम में सियासी शऊर की कमी थी। 46 के इलेक्शन में देख लें, उसके बाद से जब अब तक हम जो जिस बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अवाम, मेरा मकसद वोट नहीं है खाली, हमारी जमात का मेरा मकसद है अवाम को सियासी शऊर देना, उनको अपने वोट की पावर को उनको बावर कराना कि ये कितना एक अहम काम है। ये देखिए आज के इस दौर में, तेजी के साथ बदलते हुए दौर में भी यानी कि पाकिस्तान का टर्नआउट क्या है, 40% शहरों का और गाँव का ला लें तो यही बनता है। तो अगर 55 राउंड अबाउट 60% वोटर वोट ही नहीं कास्ट कर रहा, तो ये क्या आपको आती है उससे मतलब वाइफ के मतलब यही समझ लगती है कि आवाम को शऊर नहीं, उसको वोट की ताकत का पता ही नहीं है। मतलब 40% जो वोट कास्ट होता है उसमें से जो 15% लेगा वो जीत जाएगा, वो 15% 100% की नुमाइंदगी कर रहा है अवाम के अंदर। मैं जो बात करूंगा ये शायद चीज सेल ना हो, लेकिन ये बात मेरे नजदीक तो हक यही है कि जब लॉर्ड निकाले आया जिन्होंने हमारे हमें प्लांटेड तरीके से मायूसी के गढ़ों में फेंका गया, अवाम के अंदर ये चीज सराहियत करके मेरे वोट से क्या होना है, मैं वोट डालू या ना डालू, जिससे आना क्या है, मतलब अवाम इतनी लाशऊर भी नहीं है, समझ इनको सारी। हमारी कोशिश यही है कि अवाम को एतमाद दे कि ये पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ पे दुनिया जहान की सारी नेमतें हमारे पास हैं। अगर कमी है तो अवाम को भी चाहिए कि उनके विलिंग होने की, हम सारा कुछ सियासतदानों पे लीडरों पे नहीं डाल सकते। ये अवाम से मेरी आप कुछ अपील है। मुख्तदर हलकों पे भी क्रेडिट सब डालना मेरे चाहिए। ख्याल में हम सारे ही इसके मुलजम हैं एज ए कौम, सारे अदारे अवाम जो सारे उसकी जो बुनियाद को पकड़े ना पहले। हमारा जो नारा है वो क्या है कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाया पाकिस्तान। नजरिया पाकिस्तान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब देखे ना, कायद ने पाकिस्तान बनने के सबसे बाद जो पहला फासला दिया, जो डिसीजन लिया, जो उन्होंने कोऑर्डिनेट दिया कभी इस काम को करना है आपने, वो मौलाना असद महमूद थे जो यहूदी से मुसलमान हुए थे। उनकी ड्यूटी थी कि आपने इसको एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम देना जो इस्लाम के मुताबिक हो। हाँ, रियाज अहमद शाह की वो दस्तावेजात पढ़ लें जो उन्होंने अपने अपनी किताब में लिखी है, जो किंग एडवर्ड के डॉक्टर टीवी रियाज के अहमद शाह। डॉक्टर रियाज अहमद शाह, उन्होंने क्या कहा अपनी किताब में कि जब हम ये बात तो लंबी है, मुख्तसर करूंगा, आपका नहीं नहीं, टाइम आप कीमती है। बताएं बताएं, आवाम सुन रही है। उसमें देखिए ना कि रियाज अहमद शाह ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हमें लेके जाया गया वहां पे तो कायद को बोलना चाह रहे थे तो हमें दवाई दी थी, हम चाह रहे थे खामोश रहे, फिर वो मतलब उन्होंने जनाब बोला तो वो उनके अल्फाज क्या थे, मतलब वो यकीन करें कि वो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है उससे कि यार ये हमारे हुक्मरानों ने हमें तो कहाँ तक लेकर किस तरफ ले गई, ये तो कौन लोग हैं यार। तो कायद के अल्फाज ये थे कि मैं अगर चाहता भी तो पाकिस्तान नहीं बना सकता था। तो मैं समझता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ था कि आज पाकिस्तान बन गया। अब मुसलमानों का, इस मुल्क के रहने वाले शहरियों का काम है कि इसको खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए। और यही लाइन और उन्होंने अपनी एडीसी को कही जब वो एडीसी पाकिस्तान एडीसी लाएंगे। को कही, आज फिर देख ले कोई ये हमें कहाँ किस तरफ लेके जाया जा रहा है। मतलब मैं आपका चैनल शायद उसका वजन उठा सके कि ना नहीं के, नहीं, आप बताएं, हम तो इंशाल्लाह मतलब ये चलेंगे। देखो ना, रेनबो फ्लैग वाले किस झंडे को लेके जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर बिल के पीछे क्या है, मतलब देखना पड़ेगा ना चीजों को। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल है ना वो मुआशी नहीं है, ये नजरियाती है। अगर एक बंदे का विजन ही क्लियर, मेरी को अपनी बात नहीं पर माजी करीब में जो बड़ी बड़ी ममलकतें देखें, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात आज भी नहीं है। अमेरिका भी 76 साल आजादी के फौरी बाद वो मतलब इब्राहिम लिंकन के दौर में वो उनको क्लैप्स कर खाना जंगी हुई पर आ गया। तो इब्ने खल्दून कहता है ना कि कोई भी कौम या मुल्क नजरिए के बगैर पनप नहीं सकता। हम पंजाबी पठान की अगर सियासत करेंगे, आज तक तो हमारे साथ यही हुआ कि आप कैनेडा में, मैं आपसे पूछूं कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो आप कहते चाड़ी यार तो क्या हो गया, मैं भी पंजाबी तू भी पंजाबी, मैं भी जट तू भी जट, ये जवाब बरादरी होता है बेस। बरादरी बेस। मतलब ये मजहबी सियासी लसानी फिरके बन चुके हैं। तो जो कायद ने एक मुल्क बनाया था जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा था वो यही था कि यहाँ पे रहने वाली सारी इकाइयों को
बिला तफरीक रंग व नस्ल हम्म, बराबरी में मतलब के बढ़ने के और तरक्की करने के मौके हैं। मेरे ख्याल में तो हमने उस असास को छोड़ा और आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि जनाब हमें बैरूनी कर्जा लेने के लिए IMF के साथ पैकेज में ये भी चीजें ऐड होती हैं कि आपने हमारे इस एजेंडे को भी आगे बढ़ाना है जनाब, आपने हम्म। कादियानी को भी रिलीफ देना है, आपने जनाब इसराइल के वाले से भी ये भी हल्का हल्का टच देना, दिल्ली टच भी देना है, साथ में ये भी लेके चलना है। लेकिन कायद के ख्वाब से मौजूदा दौर के पसमानदा हालात के दरमियान चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि हमने फातिमा जनाब मादरे मिल्लत को गद्दार करार दे दी और उनके मुकाबले में एक डिक्टेटर जिसकी वजह से पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान टूटा, जनरल अयूब खान, उनको हमने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बना दिया। क्या आप नहीं समझते कि अभी आपने जवाब दिया था कि जो कायदे आजम है हमें जमहूरियत पे अवाम का यकीन कम है, इसकी शायद ये वजह भी तो है कि पिछले 77 सालों में 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत मुकम्मिल ना कर सके। क्या आप समझते हैं कि पिछले ये 23 वजीर आजम तमाम के तमाम नाहल थे नहीं, मैंने पहले आपसे या बोला, बेईमान थे? मैं पहले भी आपसे मैंने गुजारिश की है, इसमें हम सारे के सारे ही बराबर के हिस्सेदार हैं। मतलब आप देखना, मेरी ये बात तलक जरूर है, मतलब अक्सर लोग मेरे से भाई कहते हैं यार ये वोटर से वोट लेना है तो आप ये बात ना करें, ये हो बिकेगा जाएगा नहीं। वो हो जाएगा। मैंने कहा यार हमारा मकसद वोट ही नहीं है। हम्म, मतलब आप देखना आपकी तरजीहात क्या है। हम्म, अगर तो मेरा वो तरजीहात वोट हो तो फिर मैं जो है ना वो बात करूंगा जो अवाम को पसंद आएगी, लड़ाने वाली ऐसी, जैसे हमारे मीडिया में भी जो तमाशा लगा होता है, मतलब बड़ा डिसेंट प्रोग्राम करते हैं, मैंने देखे थे आपके बारे में। बात यह है कि हमारा जो मकसद है, मनहज है, वो अवाम को शोर देना। हाँ, उसमें हम ये कहते हैं, इस जुर्रत से कहते हैं कि अवाम तो देखे ना, हम खिदमत का काम करके फिर सियासत में आए हैं, तो हम कहते हैं अवाम को तो अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए ना। हम्म। ये तो नहीं हो सकता कि मैं एक चीज का मालिक हूँ और मैं डिस्काउंट करके साइड पे होकर बैठ जाऊँ तो दुआएं मांगूंगा या अल्लाह वो के। अल्लाह ने ये कहा है कि 313 मैदान में आपने उतारना है, फिर हमारे फरिश्ते उतरने हैं, बहुत अच्छे। दुआओं से खाली नहीं हो जाना। हम्म, तो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दूं कि ऐसे फलाने कर, मैं अपने आप को कलूंगी नहीं ना कि मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए। हम्म। मैंने पे बैक क्या किया है जिस मुल्क ने मुझे रियासत में पाला है, मुझे नवाजा है। सर आपने बहुत अच्छी बात की और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि अगर जैसे आपने जिक्र किया कि इस मुल्क का टर्नओवर बहुत कम है, अगर इस इलेक्शन में 80% लोग इलेक्शन हाल में वोट डालने वाले दिन आ जाते हैं, घरों से निकल आते हैं, तो इलेक्शन में धांधली नामुमकिन काम है। जी बिल्कुल, देख ले अभी भी देख ले जो बिल्कुल। साबिक इक़्तिदार है वो परेशान क्यों है। मतलब जो जो कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, हम्म, तो अगर इतनी आसानी हो तो फिर ये इतने खजल ना हो रहे हो। हम्म, तो मैं कहता बाल मेरा यकीन करो वल्ला एक ही नजर, एक ही नजरिया हम्म। कि अवाम को क्या आपके वोट में ताकत है, आज भी ताकत है। बिल्कुल सही बात। हालांकि ये पूरी दुनिया में इलेक्शन कहीं भी इतने साफ सुथरे हो सके, कि अमेरिका के कहाँ भी हो, बिल्कुल सही बात। रिगिंग के कई तरीके हैं। बिल्कुल सही मतलब बात वो है। तो अपने अपने तरीके हैं, हमारे यहाँ अगर हम पुराने मॉडल हैं वो चल रहे हैं तो हमारा तो यही दावत है लोगों को कि आप 8 फरवरी को निकलें और बाकिरदार लोगों को लेके आए ताकि ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद की तरफ जा सके। सर आपने बड़ी दिलेरी के साथ जवाब दिया पिछले सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। सर इलेक्शन सर्वे हमारे तक भी आते रहते हैं और मीडिया में भी कुछ अहम गोइयां नजर आती हैं। मैं नाम लूंगा कि NA 130 को नून लीग की ताकत की अलामत समझा जाता है और जो यहाँ के MP हैं जिनसे आपका मुकाबला है PP 174, उन्होंने पिछले पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर बहुत वाज़ेह अक्सरियत से ये इलेक्शन जीता। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये इलेक्शन बगैर किसी मसाइल के जीत जाएंगे या आप टफ टाइम दे सकेंगे? नहीं, जो आप ये कह रहे हैं जो सर्वे आते हैं उसमें देख लें, पिछले दिनों एक मीडिया पर्सन है वो लेडी लोग की वीडियो वायरल हुई है, यहाँ पे तो सर्वे इसी तरह के होते हैं, हर चीज तो मतलब फिक्स होती है। आप समझते हैं मैनिपुलेटेड है ये? मैनिपुलेटर होता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक भी कोई इलेक्शन बड़े फ्री फायर हो, आप कह सकते होंगे मतलब आज तक 70s के इलेक्शन कहते हैं ना जी बड़े जी फ्री करते हैं। बिल्कुल फ्री तो है। आज वक्त आ गया कि पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों के जो अपनी ड्यूटी में सच नहीं बोलते, चलो मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है कि नहीं आप ले लेना। वो क्या कहते हैं हम्म, कि वो पूरी पूरी बसें भरी आती थी, जनाब एक बूथ पे वोट डालती थी, बाद में दूसरे में, बाद में तीसरे में। ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मैं तो नाउम्मीद नहीं इस कौम से, इस मुल्क से बड़ी एनर्जी है हमारे पास अभी, हम चैरिटी का काम भी करते हैं, लोग खिदमत का बहुत इनमें एनर्जी है। सिर्फ इनको ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे वोट को, मेरे सरमाए को, मेरी चीज को सही यूज करेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ये सर्वे कोई हैसियत नहीं रखते, मुल्क बहुत चेंज हो चुका है, हमारी यूथ में बड़ी एनर्जी है। देखो पूरी दुनिया में आज देख ले माइनस में जा रही है आबादी, मतलब कि जर्मन को देख ले, फ्रांस को देख ले, तो हमारी 60% आबादी जो है वो यूथ है, वो बड़ी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको हम दावत के से जहाँ जोड़ रहे हैं, उनको नजरिया पाकिस्तान समझा रहे हैं कि ये मुल्क बना किस लिए था। जब असल को पकड़ लगे मुआशी तो मसला ही को नहीं है।
अगर करप्शन या चंद चीजों को ही कर ले, मतलब एक आप चमन का बॉर्डर ही बंद कर दे तो पाकिस्तान कदे उतर सकते। हम्म, मतलब पिछले दिनों में एक सर्वे आया था कि एक साल में हम जितने एक किस्त के लिए तरले ले रहे हैं ना, उतनी तो एक साल में स्मगलिंग हो जाती है चमन के बॉर्डर से। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये तो कोई वाशी इशू ही नहीं है, तो ना ये इतने पॉपुलर है। मतलब इतने पॉपुलर होते तो उतरे मैदान में यार हीले हरबे क्या क्या नहीं हो रहा, अभी समझ रहा है। लेकिन सर ये भी तो हकीकत है ना कि चश्मे फलक ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं पाकिस्तान की देखी। आप 1999 में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तब हमारे रिजर्व राइट में $1 बिलियन पड़े हुए थे। और अब जिस तरह हम घुटनों के ऊपर हैं, इसकी वजह भी यही है कि इस मुल्क के मुक़तदर हलकों ने इस मुल्क की मेन चीजें, जैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, अपने इदारे की ट्रांसफर पोस्टिंग और इवन पाकिस्तान की गवर्नेंस को भी अपने हाथ में रखा। मैं जो बात अभी आपसे करूंगा तो इसको प्लीज काटिएगा ना, चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं तो काटेंगे मैं जनाब। देखिए हम एक दीनी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा जो दावत है वल्लाह इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वहीं से हवाला दूंगा आपको कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा वक़्त बने तो वो जनाब अपना सामान लेके तो सेल करने के लिए निकले, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने क्या कहा कि आप खादम हैं कौन से, आप रहनुमा हैं, आप आप बिजनेस नहीं कर आप सकते बिजनेस अपनी नहीं कर सकते, अपनी टेरिटरी के अंदर। अपनी हुकूमत के अंदर आप बिजनेस नहीं कर सकते। और उन्होंने उनका माहाना वजीफा शूरा ने मुकर्रर किया, क्या, एक मजदूर का। मजदूर के बराबर। आज हमारे यहाँ जो लोग साहब इक़्तिदार हैं, इनकी आप सहूलतें देख लें, रिटायर्ड होने के बाद भी इतना कुछ मिल रहा होता है कि जितने मेरी और आपकी सारी जिंदगी की काविश के बाद भी हम नहीं पा सकते। एक चीज हो गई है। चले, अगर आपको मैं आपसे एक मिसाल दे रहा हूँ, एज ए सोसाइटी मीडिया पे जी ये जी, बताएं सेल बताएं सेल आप। नहीं होती। चले मैं आपको माजी करीब की ये स्टैब्लिश वर्ल्ड की ही बात कर देता हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, एक ताजर बिल्कुल। अदारा था। उन्होंने जब जनाब वो कलकत्ता से चलते हुए जब आए, पंजाब एंड में किया, जब वो क्लियर हो गया तो ताजे बरतानिया ने क्या फैसला किया कि हमने, चाहे वो उनका एक कॉलोनिज्म का पार्ट था, हम हाँ, उनके बिल्कुल बिल्कुल। वो अव्वल दर्जे के शहरी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ताजरों के हाथ में हुकूमत नहीं नहीं देनी। देनी। मेरी बात को समझ के जहां से मैं बोल रहा हूँ, जी जी, मैं समझ तो गया आपकी मकसद बात। कहना है कि हमारे यहाँ तो ये बिजनेस बन चुका हुआ है ना, सियासत के इन्वेस्ट करना है, हम्म, व्हाइट कलर क्राइम करना है, पकड़ा भी नहीं जाने, सीटें तो नहीं मिलनी इसकी। वो सिंपल तो उसका यही है कि भाई ये भाई के सासे क्या थे, आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है। आज देख लो 53,000 में स्विट्जरलैंड का जनाब टूर हो रहा है, उसमें सर्जरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो पूछने वाला ही नहीं है। हम्म, तो ये ताजरों के हाथ में जब हुकूमत आएगी ना, इतना भी बुरे हालात नहीं थे, चाहे कुछ भी था, पिछले 35 साल में तो उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क ही कर दिया। एक ताकतवर मुल्क, वो मुल्क जो जिसके पास मतलब ज़राअत में हम बहुत तगड़े हैं, कोई दुनिया में जो माहिर अमरान याद जो बात करते हैं, वो क्या हमारे पास नहीं है कि गर्म पानी की गहरी बंदरगाहें हमारे पास हैं, ऊंचे पहाड़ हमारे पास हैं, रेगिस्तान है, लहलहाते खेत हैं, मतलब यूथ है जो दुनिया में आज चाहिए हर मुल्क को। फिर भी हम जनाब क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं, वो सिस्टम जो हमें चाहिए है फर्स्ट वर्ल्ड में आने के लिए। हम यही चाहते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के दांत खट्टे करें, और यूथ को बिलखसूस हम फोकस कर रहे हैं कि इनको खड़ा करें, और एक नज़रिए की बुनियाद पर इनको इकट्ठा करके जो जो मजहबी, लसानी और जनाब ये सियासी एक तफरके का माहौल बना हुआ है, उसको ख़त्म करके इनको इकट्ठा करके तो मुल्क को एक डगर पे लाया जाए जनाब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। सर ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? क्योंकि इस मुल्क में आजकल जो इलेक्शन हो रही हैं, इसमें कोई इंसान मंशूर की तो बात ही नहीं हो रही। एक सियासी जमात कह रही है हमें गलत निकाला गया, दूसरी कह रही है हमें भी गलत निकाला गया था, और एक सियासी जमात जो बज़ाहिर फेवरेट नज़र आती है कुछ मुक़्तदर हलकों की, उनका कहना है कि इस मुल्क में तरक्की की इलामत ही उनकी जमात है। तो आप क्या कहते हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? इस बारे में अवाम को जी, बताएँ। मैं मैनिफेस्टो की भी बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे और आपके तवज्जो से पूरी कौम से सवाल करता हूँ कि जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, पिछले 5 साल में कोई एक भी बड़ी सियासी जमात क्लेम कर सकती है कि मेरा पावर में शेयरिंग नहीं थी। मतलब एक सियासी जमात है, उसने एक सूबे में 10 साल हुकूमत की है, एक ने जनाब एक सूबे में 25-30 साल से हुकूमत कर रही है, हाँ, कोई 20-25 साल से कर रहा है। वफाक में इनकी गवर्नमेंट आज भी जो एक निगरान सेटअप्स हैं, किन की रजामंदी से बने, किन लोगों की रजामंदी से, किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। कोई भी ऐसी जमात नहीं है कि जो कह सके जी मैंने ये किया था, जी मैं ये किया था। अगर इन्होंने किया था यार, हुकूमत के खर्चे से किया था, मतलब बाद लोग बयान करते थे, मैं ओपनली बात करता हूँ, मोटरवे की ही बात कर देते हैं। तो मैंने एक आपसे से भाई सवाल किया उसने मेरे साथ कि जी ये सड़कें ये वो, मैंने कहा हर चीज की एक अहमियत होती है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, उन भाई से मैंने कहा एज ए तमसील मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी की माँ घर में बीमार पड़ी,
उसके घर में खाने को कुछ ना हो, उसके बच्चों की किचन शॉर्ट हो, आप उसको बोलें कि मैंने आपको कर्जा देना सूद के ऊपर और आपने इससे टाइल लगे के अपने घर के वॉशरूम में लगा, बताएं मुझे सबसे पहले करने वाले काम क्या है। आज हमारे हमसाये में 145 बिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट हो गई आईटी। बिल्कुल वो लोग हमारे में उनके खाने में कोई ऐसे जनाब को फर्क नहीं है कि बड़े ही वो जनाब आउटकास्ट लोग 10th गुजरात समिट होने जा रहा है मतलब इंडिया। अभी देखे ना कि वो सऊदीया की जो ऑयल की एक्सपोर्ट है उसके बराबर उनकी आईटी एक्सपोर्ट हो गई। उन्होंने मुल्क तैयार किया, 10 साल 20 साल तलीम पे इन्वेस्ट किया। अलमिया नहीं है कि 14,500 अरब रुपए के बजट में से 7,500 हम सूद में दे रहे हैं। मैं और आप मुसलमान हम यकीन कर सकते हैं, सबसे कम तर दर्जा माँ से जना के बराबर है। ये कौन बना सकती है? मैं और आपका कारोबार नहीं चल सकता। 2200 अरब रुपए ये दे रहे हैं जनाब, जो बैंक में लॉस में जा रहे हैं। आईपीपी की उठा किसी एक को उठा के दे लो, इससे कौन बनती है? आपने आईपीपीस की बात की, आईपीपीस $1 ट्रिलियन मांग रही है सब्सिडी में अगले साल। नहीं, अगर आप इसकी क्या कहते हैं कि तलीम का रेट देख रहे हैं, आप इलन में होगा 175 अरब रुपए पूरे मुल्क का। क्या होना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि अवाम को मायूसी के अंधेरों से रोशनी का सफर दिखाना है। और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर ये क्राइटेरिया है क़यादत का कि आपने ये खिदमत के काम करने हैं। मतलब ये आज हमारी कौम को शायद समझ ना आए, लोग कहते हैं भी एक सियासत का कल्चर बनाया जाता है ना कि जैसे अभी ये इलेक्शन का एक मौसम है तो ये बड़ी फायरिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर, जनाब वो बिलावल साहब करेंगे, जनाब उधर से जनाब मरियम साहब करेंगी, तो ऐसे तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? मेरी पूरी पीपी में अल्हम्दुलिल्लाह 2 सस्ती सब्जी की रेहड़ियाँ चल रही हैं जनाब, 5-6 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, 9 फिल्टर प्लांट चल रहे हैं। हम हर माह 2-3 मेडिकल कैंप लगाते हैं, कई मतलब इसके अलावा भी काफ़ी मंसूबे हैं। ये कल्चर नहीं है हमारे, खिदमत की सियासत किसको कहते हैं? हमारी क़यादत का ये क्राइटेरिया कि ये काम करोगे, अगर तुम्हारा इसमें हिस्ट्री होगी तो फिर तुम्हें टिकट मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात जी को? जी मैं समझ गया। इसके अलावा आपको टिकट मिलने का चांस ही नहीं है कि आप जनाब सेठ हो, आए जनाब पार्टी फंड दें, ये करें, 4 बंदों के जनाब लॉबिंग करें और टिकट ले लें। चक्कर ही नहीं है हमारे। इंशाल्लाह आज नहीं कल तो हम पूरा उम्मीद है इस कौम से, हम इस क़यादत की किस्मत खिदमत की क़यादत है ना, या तो ये करेंगे तो या अपने मुल्क चले जाएंगे, हमारा मुल्क छोड़ के, क्योंकि ये मुल्क इनका नहीं है, इनके बच्चे बाहर, इनके सारे मामलात बाहर, तो ये यहाँ तो ये खिदमत की क़यादत करने चले जाएंगे। सर 2018 के अंदर आपकी सियासी जमात ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। आज 2023 है, हमारी 2024 हमारी जो जमात है ना उसका ये पहला इलेक्शन है। हाँ इससे पहले हमारी जमात ने कोई सियासत वो में पाकिस्तान मुस्लिम नहीं, वो नहीं, वो अच्छा हमारा आप उससे वो नहीं करते। उससे हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हमारी जमात जो है उसके सरबराह हैं खालिद मसूद संधू साहब, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। जी। ये बिल्कुल एक नई जमात है, इसकी तकरीबन 2 साल हो गई लॉन्चिंग हुई है। अभी चंद दिन पहले इसका बाकायदा एक मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, तो ये पहला इलेक्शन है हमारा। ठीक हो गया। सर आम तौर पर ये तासुर लिया जाता है कि 2018 का इलेक्शन फिक्स था जिसमें तब्दीली सरकार हुकूमत में आ गई, तब भी हमने N130 के अंदर देखा कि नून लीग इलेक्शन जीत गई। आप समझते हैं कि अब तो नून लीग को फेवरेट भी माना जाता है, तो किसी और सियासी जमात के किसी और उम्मीदवार को रूम दिया जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अदारों पे एतमाद करना चाहिए। इस चीज़ को इतना हम हाईलाइट नहीं करते कि अपने अदारों पे सवालिया निशान खड़ा करें। वो भी इंसान है, इसी मुआशरे में रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ 70s के इलेक्शन की मैंने बात की आपसे, कहीं दुनिया में भी इतना नहीं होता कि 100% तो कहीं भी क्लेम नहीं करता कोई बेहतर होता है, क्योंकि सारे इलेक्शनों में कुछ ना कुछ होता रहा, किसी ना किसी की प्रमोशन की जाती रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और हमारे जैसे लोग भी इंशाल्लाह आगे आएंगे, हमारी पूरी कोशिश है। सर आप ये बताएं कि आप पीपी 174 से इलेक्शन लड़ रही हैं, ठीक, आप क्या समझते हैं कि पीपी 174 का वोटर आपको क्यों वोट कास्ट करे? मैंने पहले भी आपसे बात की है कि पीपी 174 के वोटर से मैं सवाल करता हूँ यार पाकिस्तानी कि वो उनको वोट क्यों डालेंगे? कि पिछले 5 सालों में कोई बंदा रह गया जिन्होंने हुकूमत में नहीं रहा जनाब, पिछले क्या इनके पास नई चीजें सेल करेंगे? तो मैं इनका भाई हूँ, बेटा हूँ, इसी इलाके का रहने वाला है, मुझे पता है इस इलाके के मसाइल का। यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग कितनी है, मतलब यही मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अभी ये पार्टी जो डेवलपमेंट के नाम पे जो फंड मिला है आप भी जानते होंगे, किसी को करोड़ों में किसी को अरबों में मिला है। अभी ये बनी कारपेटेड रोड को उखेड़ के, मेरे साथ आइए मैं दिखाता हूँ आपको,
वो खेड़ के नहीं बन रही हैं। और ये दरिया की साइड पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 यूसीज हैं। यकीन करें वहां पे तो वो टफ टाइल भी नहीं लगी, क्या कहते हैं मतलब कि ईंटें भी नहीं लगी, वो क्या कहते हैं सोलिंग भी नहीं लगा, वो पाकिस्तानी नहीं है। ना वहाँ पे कोई अदारा है, ना वहाँ पे सेहत है, ना कोई मतलब किसी किस्म की बुनियादी जरूरत। तो ये किसका हल्का है? ये 3 दफा के साबका वजीर आजम का हल्का है, अलमिया नहीं है हमारे। मसला जो मैंने पहले से बात आपसे की कि हमारी जो तहरीक है बेसिकली ये शऊर की तहरीक है, कि शोर नहीं शऊर की तरफ लेके आओ कौन तो सर आपके पास कहा जाता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशन, नए मसाइल का नया हल है। अगर आप इस हल्के से इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी जो आज से पहले नहीं की गई? क्योंकि एक अगर खास जमात का ये कहना है कि ये इससे बेहतर मॉडल खिदमत का बनाया ही नहीं जा सकता जो इस हल्के की खिदमत हो गई है उनके मुताबिक। मैं मेरी सवाल किए जा रहा हूँ, सवाल आपने करना, लेकिन मैं किए जा रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जो मॉडल चल रहा है इसमें लड़ाई किसी भी जो सियासी जमात की गवर्नमेंट बनी है इनको बलदियाती निज़ाम सूट करता है। इन्होंने आज तक ये इदारे मजबूत किए हैं जहाँ पे सियासतदानों की पनीरी आएगी। ये तो जनाब पॉलिश की और मालिश की बुनियाद पे वोटिंग सीटों के करते हैं, टिकटों की जो भी तकसीम होती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक प्लान है मुर्शिद का, हर चीज़ का। हम इंशाल्लाह मोस्ट में आपको मैनिफेस्टो दूंगा, तफसील से पढ़िएगा, उसमें पूरा सिस्टम है कि अगर इसी पीपी में से मैं दर्जनों में आपको फ्लाई काम दिखा सकता हूँ, मालदारों से लेके गरीबों पर लगाना। ये एक इसरारी कैफियत है पाकिस्तान के ऊपर, हमें मुआखात मदीना वाला माहौल कायम करना पड़ेगा। मैं और आप जिनके दस्तरखान पे खाने सजे हैं वो इस चीज़ को नहीं फील कर सकते। आप जाइए देखिए थर में, बलूचिस्तान में मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा खिदमत के काम के लिए वहाँ ड्यूटी लगती जाते हैं, तो यकीन करें वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा ताकतवर करेंगे, उनको इख्तियारात देंगे, ताकि ये जिस बजट के लिए ये झगड़ते हैं तरक्याती बजट वो लगाएं। इनका काम लेजिस्लेशन करना है, जो वही करे, माना बाला जो वो करे, माना जीरी वो करे। ये क्या करते हैं? ये तो सारी लड़ाई इस चीज़ की कि फंड तरक्की फंड जो रिश्वत सियासी रिश्वत के नाम के उनको मिलता है। जब वो सिस्टम ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह आवाम तक इसके समरात पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सही। सर आप माशाल्लाह हल्के में जा रही हैं, आप बहैसियत एक एनालिस्ट क्या पोजीशन देखते हैं मैं अपनी? तो समझता हूँ अवाम में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। तकरीबन 2 साल से मुझे वो था कि आप काम करें इस हल्के में, तो अवाम की जो हमदर्दियाँ वो हमारे साथ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं ये सीट निकाला। सही। सर बहैसियत वोटर में आपसे एक सवाल पूछता जी। हूँ, वोटर की हैसियत से आप एक अपनी डोर टू डोर कंपेन करते हैं और एक वोटर आपको कहता है आके कि हमारा बच्चा 9 मई के वाकये के अंदर जेल में चला गया है, और वो आपसे सवाल पूछता है कि आप बताएं कि आप मेरे बेटे के हक में आवाज उठाएंगे? क्योंकि आप ये देखें कि अगर हम आपका इस स्टेट का वर्जन ही मान ले तो पीटीआई को जन्म तो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के उन अफसरान का एहतसाब नहीं कर सकते, पीटीआई के वो लोग जो पार्टी छोड़कर बेगुनाह हो जाते हैं उनका एहतसाब नहीं कर सकते, तो चंद बेवकूफ बच्चों का एहतसाब करना क्या ये जहालत नहीं? ये देखिए उसमें ये तो जो लीडरशिप है जिन्होंने उनको ट्रैप करके ले गया वो सर मैंने पहले एक लफ्ज बोला बेवकूफ, यानी मैं मान रहा हूँ कि उनका हिस्सा है 9 मई के वाकयात में, लेकिन मामला है जब आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट का ही एहतसाब नहीं कर सके, वो लोग जितना जिन्होंने जितना जिस 2013 का मैं इमरान। आपको जवाब दे रहा हूँ, जिस तरह जिसका इस तरह हिस्सा है वो उतना चीज़ों को फेस करेगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे जो मुसलमान भाई जिनके साथ ज्यादती की वो गुआंतानामो से वापस आ सकते हैं, ये तो अपने अदारे हैं, अपने नहीं सर, पाकिस्तानी अदारे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी कोई ज्यादती हो, जितना जिसने किया उतना पे करेगा, आ नहीं सर, जाएगा। आप देखें ना कि एक सियासी लीडर को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बेगुनाह करार दे देते हैं, तो माफी मांगने पर जो बच्चे 9 मई के वाकयात में अंदर हैं उनको क्यों नहीं माफी दी जा सकती? ये अदारे काम कर रहे हैं, मैं कोई एज ए अदारा तो नहीं मैं जवाब दे नहीं मैं सकता एज अ इसका। इदारा नहीं, एज अ वोटर पूछ रहा हूँ कि मैं आप एक वोट मांगने मैं के लिए गए हैं मैंने और आपको आप बताएं एक माँ को कि भाई मैं आपके बाकी 3 बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा, वो आपको कहती है जनाब मेरा एक बच्चा है जिसका मुस्तकबिल स्याह है, जिसको पुलिस सर्टिफिकेशन बस लेटर ये है नहीं कि मिलेगा, वो मैं बाहर नहीं जा सकता, आप उसकी स्कॉलरशिप नहीं लग सकती, वो सीएसएस का इम्तिहान नहीं दे आप सकता, मेरी राय मांग रहे हैं तो मैं तो आप अपने उसको क्या जवाब देंगे? अदारों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये है कि आम माफी का ऐलान करना चाहिए। हम्म। ये गरीब के बच्चे हैं, ये हर जगह यही यूज होते हैं, एक दफा इनको मौका देना चाहिए, इनके मुस्तकबिल सेव हो सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो की है लोगों ने, मतलब जो गए हैं वहाँ पे उस चीज में इन्वॉल्व हुए हैं। अभी वो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे तो आ भी रहे हैं लोग, वापस भी आए, बहुत ज्यादा लोग मेरे इलाके में लोग जिस तरह आप कह रहे हैं
मेरे पास आए हैं, माई बहन उनकी आई हैं, हमने उनकी जो हो सकता था कानूनी हेल्प की है, क्लियर हो जाए। जी सर, मैं स्क्रीनिंग के हवाले से इसी सवाल को दोबारा रीइंफोर्स करूंगा जी कि मैंने ये कहा कि वो जो बच्चा है वो बेगुनाह नहीं, वो बेवकूफ है, लेकिन उसको बेवकूफ बनाने में इस मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया, इस मुल्क के इदारों का तो हाथ है। आप ये देखें कि 2014 का धरना जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब की वजह से हुआ, हम उनका एहतसाब नहीं मैं कर सकते। आपने मैं पीटीआई को अरूज एक पे पहुंचाया, आप ना एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब कर सकते हैं, ना उस टाइम के रिलीफ देने वाले चीफ जस्टिस का एहतसाब कर सकते हैं। उनका एहतसाब तो दूर की बात है, आप जो इमरान खान के सियासी लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड लीडर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन्होंने अपनी पार्टी ही तब्दील कर ली, आप उनका एहतसाब भी नहीं कर सकते। तो अच्छा एहतसाब करने के लिए ये मजलूम और मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर मुझे कोई बंदा ट्रैप करता है, मैं आपको फायर मार दूँ, मुझे माफ कर देना चाहिए? मतलब गलती है ना, उसकी सजा होती है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है। अदारे मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उनके जो भी उनकी विटनेस है वो इकट्ठी कर रहे हैं, जिसका गुनाह है उसको सजा मिलेगी, हम उम्मीद करते हैं यही होगा नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह। सर आपसे ओपिनियन नहीं, मैं बेसिकली आपसे, क्योंकि ये मसला मसाइल ना जी आपको पूरी पीपी 174 में नजर आएगा। जी जी आप पीपी 174 में जब भी विजिट मुझे करेंगे। बेहतर एक्सपीरियंस है, मैंने कहा है ना कि मेरे मिलने वालों में से हम्म, बच्चे ऐसे भी हुआ है, कोई ट्यूशन पढ़ाने जा रहा बिल्कुल ऐसे है, ही है। उसका वहाँ जियो फेंसिंग में नाम आ जियो गया, फेंसिंग में नाम वो क्लियर हो क्या आ गया। है। मतलब मैं जानता हूँ, मैं बुलवा सकता हूँ आपको, मतलब ऐसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड का बंदा हूँ, मैं कोई कारपोरेट कल्चर से बाहर से पैराशूटर नहीं आया, मैं इसी हल्के का रैशी हूँ, पिछले 45 साल से रैशी हूँ इसी हल्के तो का। आप इलाकों से, आप जो इदारे हैं इस मुल्क के, उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफा आम माफी का ऐलान नहीं हो जाए? मैंने पहले कह दिया आपको कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा फिजिकली चीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वैसे वो देखने देखने चला गया, मैं इसको देसी अंदाज में कहता हूँ, हमारे यहाँ कल्चर है कि मसाले वाले लोग हैं, हम जरा पसंद करते हैं जरा देखना तमाशा जरा सा। तो बाद नादान बच्चे चले गए, उनको माफ करना चाहिए जो फिजिकल चीज में इन्वॉल्व नहीं। सही। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आपका भी इंशाल्लाह शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ अपने मेजबान अमान खान को इजाजत दीजिए कि ये हमारी पहली मुलाकात तो है लेकिन आखिरी नहीं होगी। इंशाल्लाह।